नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। एपिसोड 35 तक आपने FST 001 के खंड 1 से खंड 6 तक की 24 इकाइयों का संपूर्ण अध्ययन किया। अब एपिसोड 36 में इकाई 25 का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इकाई 25 सूचना और संचार। पिछली 2 इकाइयों में आपने मस्तिष्क और शरीर के संबंध और मनोविज्ञान एवं व्यवहार के अनेक पहलुओं के बारे में पढ़ा। इस इकाई में हम राष्ट्रीय विकास के लिए तय की गई प्राथमिकताओं के सामान्य ढांचे में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता में संचार माध्यमों की भूमिका की चर्चा करेंगे। हम बड़ी संख्या में अपनी निरक्षर जनता में शिक्षा का प्रसार करने, ज़्यादा आबादी तक पहुंचने और शिक्षा को और ज़्यादा उपयोगी बनाने में संचार माध्यमों की भूमिका की चर्चा करेंगे। भारत सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। इसमें मिली जुली संस्कृति के विकास, अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के बीच आपसी समझ और आदर पैदा करने में संचार माध्यमों की अच्छी भूमिका हो सकती है। अगली इकाई में हम संचार के विभिन्न माध्यमों की चर्चा करेंगे। इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य होगा कि इस इकाई को पढ़ने के बाद हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, ज़्यादा लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना और शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाना, मिलीजुली संस्कृति के विकास और अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना जैसे कार्य कर पाएंगे। 25.2 व्यापक संचार। इस खंड की पहली इकाई में हमने आपको मस्तिष्क और शरीर की एक दूसरे पर निर्भर होने के बारे में जानकारी दी थी। संक्षेप में, मस्तिष्क वह स्थान है जहां सारी सूचनाएं संसाधित होती हैं तथा इसके आधार पर हर तरह के विचार पैदा होते हैं। इसमें शरीर के काम करने व उसकी गतिविधियों का संचालन करने वाले केंद्र होते हैं। शरीर न केवल मस्तिष्क को काम करने के लिए ऊर्जा देता है, बल्कि वे सब जानकारियां भी प्रदान करता है जिनकी मस्तिष्क को जरूरत पड़ती है। 5 इंद्रियों से कई तरह की संवेदनाएं प्राप्त की जा सकती है। यदि आदमी के शरीर का एक बाल भी छू लिया जाए तो इसकी सूचना मस्तिष्क को पहुंच जाती है। वास्तव में मस्तिष्क को यह सीखना होता है कि वह विभिन्न संवेदकों से लगातार मिलने वाली सूचनाओं में से काफ़ी कुछ को किस तरह भूले। इसके बावजूद शायद शरीर और मस्तिष्क को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण अंग कान और आँख ही हैं। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं या सुनते हैं उसके द्वारा दूसरे लोगों के विचारों और मस्तिष्क में आपका संपर्क होता है तथा हमारा मस्तिष्क हमारे बीते हुए काल, हमारी संस्कृति, हमारी आशाओं व आकांक्षाओं और हमारी समस्याओं की जानकारी भी पाता है। आपने यह भी देखा है कि जब आदमी बाहरी दुनिया से इस तरह के संबंधों से कट जाता है तब उसे बाहर से संकेत नहीं मिलते। जब वह न कुछ देख सकता है, न कुछ सूंघ सकता है या चख सकता है, यहाँ तक कि जब उसकी चमड़ी के बालों को भी कोई सूचना नहीं मिलती तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वास्तव में बाहरी दुनिया से संतुलन बनाए रखना आदमी के जिंदा रहने के लिए उसी तरह जरूरी है जैसे भोजन, पानी और हवा का मिलते रहना। निश्चय ही मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों से मिली सूचना पर काम करने वाली निष्क्रिय मशीन नहीं है। हालांकि आँखें और कान न केवल दृश्यों व ध्वनियों को ही ग्रहण करते हैं, बल्कि लिखे व बोले गए बहुत जटिल विचार भी उस तक पहुँचाते हैं। हमने पहले भी सभी तरह के अनुभवों से लगातार सीखते रहने और नए विचार पैदा करने की मस्तिष्क की ताकत के बारे में बताया था। दूसरे शब्दों में, दिमाग को विभिन्न स्रोतों से विविध सूचनाएं मिलती हैं। यह उन्हें अपनी समझ के आधार पर जोड़ता है, जिनमें से कुछ का अपना अलग रूप होता है। समय गुजरने के साथ हर आदमी का मस्तिष्क सूचनाओं पर काम करने और उनसे नतीजे निकालने के अपने नियम बना लेता है। हम इसे अभिवृत्ति या जीवन मूल्य कह सकते हैं। कुछ लोग हर पढ़ी या सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेते हैं। दूसरे लोग किसी विचार को मानने से पहले उसकी बारीकी से जांच परख करते हैं। कुछ लोग खुले मस्तिष्क और लचीले स्वभाव के हो सकते हैं, जबकि अन्य लोग अपने इरादों पर दृढ़ रहने वाले या कट्टरपंथी हो सकते हैं।
कुछ लोग अपना एक दृष्टिकोण या सिद्धांत विकसित कर लेते हैं तो कुछ किसी परंपरा और विचार को अपना लेते हैं। बाहर से सूचना, संवेग या विचार प्राप्त करना मस्तिष्क के लिए स्वाभाविक है और काफी हद तक मानवीय व्यवहार इसी पर आधारित है। इस तथ्य को यदि इस दृष्टि से सोचा जाए कि एक आदमी ज्ञान पाने के लिए अनेक शिक्षा संस्थाओं में कितने ही साल गुजार देता है या सभी भाषाओं में कैसे लाखों किताबें और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं या फिर जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, अखबार आदि को ध्यान में रखकर देखा जाए तो अनेक रोचक संभावनाएं सामने आती हैं। स्पष्ट रूप से सभ्यता ने सूचना का एक ऐसा विशाल ढांचा विकसित किया है जो हर आदमी के दिमाग पर छाया हुआ है। आदमी को शिक्षा दी जा सकती है जिससे अलग अलग तरह की सूचनाओं तक उसकी पहुंच हो सके और उसे कोई बुद्धू न बना सके, बल्कि उसमें किसी भी बात को मानने से पहले जांच पड़ताल करने की क्षमता पैदा हो सके। इससे परिवार व साथियों से व्यवहार करने की उसकी योग्यता बढ़ती है और उसके द्वारा किए गए कार्य का स्तर सुधर जाता है। अंधविश्वास, अंधभक्ति या अंधानुकरण बढ़ाने के लिए दुनिया की एक तरफा तस्वीर आसानी से दी जा सकती है और वैज्ञानिकों को आसानी से फुसलाया भी जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी में सरकारी प्रचार तंत्र द्वारा जर्मनों को ऊंची नस्ल के होने और जर्मनी के अजेय होने की बात फैलाने से यही हुआ। संचार माध्यमों की मदद से जरूरत न होने पर भी कुछ किस्म की उत्पादों की मांग पैदा की जा सकती है और विज्ञापन करके चीजें बेची जा सकती है। रेडियो और टेलीविजन और कभी कभी अखबारों के जरिए भी सरकारों की नीतियों के पक्ष में प्रचार किया जाता है। सामान्य अध्ययन की पुस्तकों या पाठ्य पुस्तकों में भी जानबूझकर गलत चीजें छापकर सत्तारूढ़ समूहों के हितों के लिए लोगों में फूट डाली जा सकती है या उनमें भी भ्रम पैदा किया जा सकता है। अमेरिकी लोग मानते हैं कि भारतीय अजीब होते हैं, धोती या साफा पहनते हैं, खंभों या रस्सियों पर चढ़ते हैं, सांपों का खेल दिखाते हैं और मंत्र तंत्र में भरोसा रखते हैं। हम भारतीयों की भी अफ्रीकियों, गोरों या हमारे अपने आदिवासियों के प्रति ऐसी ही अजीब धारणाएं हैं। लोगों को भड़काने या उनमें पूर्वाग्रह पैदा करने की अनेक दूषित संभावनाएं हैं। हमें इस विश्वव्यापी संचार प्रणाली जिससे हम सब प्रभावित हैं के कुछ पहलुओं की जांच करनी चाहिए। 25.3 संचार के कार्य। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में मोटे तौर पर संचार की निम्नलिखित भूमिकाएं हो सकती हैं। तथ्य सूचनाएं या राय इकट्ठी करना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना। यह बातचीत, वाद विवाद या चर्चाओं के जरिए हो सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति या जनसंचार माध्यम से जैसे रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्रिका, पुस्तकों या फिल्मों द्वारा सूचना पाने वाले व्यक्ति को किसी काम के लिए प्रेरित करना। यह प्रेरणा किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे के लिए काम करने से लेकर खाने की आदत बदलने और परिवार छोटा रखने तक का तरीका अपनाने की सलाह तक फैलाई जा सकती है। शिक्षा या संस्कृति के बारे में जानकारी। इसके अंतर्गत कक्षा का वातावरण बनाकर ज्ञान दिया जा सकता है, दस्तकारी सिखाई जा सकती है, कलात्मक शौक पैदा किए जा सकते हैं, सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। सार्वजनिक संगीत, नाटक या खेलों के जरिए व्यक्तिगत या सामूहिक मनोरंजन प्रदान किया जा सकता है। इसके द्वारा आर्थिक या राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए जनमत को प्रभावित किया जा सकता है। ये मोटे तौर पर संचार के प्रमुख कार्य हो सकते हैं। हम अपनी हर गतिविधि को इनमें से किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। 25.4 जागरूकता पैदा करने में संचार की भूमिका। इस भाग में हम अपने देश के आर्थिक विकास तथा राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता में संचार की भूमिका की चर्चा करेंगे, किंतु यह चर्चा शुरू करने से पहले कुछ मुख्य बातें देख लें तो अच्छा होगा। 25.4.1 आर्थिक विकास में संचार की भूमिका। इस समय भारत की आबादी लगभग 80 करोड़ है। यह दुनिया की कुल आबादी के छठे हिस्से के बराबर है। वर्ष 1981 में
44.6 करोड़ भारतीय अनपढ़ थे, यानी न वे पढ़ना जानते थे न लिखना। साक्षरता लगभग 36% थी। संविधान में 15 मुख्य भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन 1000 से ज़्यादा और भी अन्य भाषाएं और बोलियां भारत में बोली जाती हैं। 5,75,000 गाँव में हमारी 3/4 जनता रहती है। 5वें खंड में आपने पढ़ा कि हमारी आबादी के काफ़ी बड़े हिस्से को न तो अच्छी खुराक मिलती है न पीने का साफ पानी। काफ़ी लोगों के पास घर नहीं है, बहुत से लोगों के स्वास्थ्य की सही देखभाल नहीं होती और न उनके पास ज़रूरत भर के कपड़े हैं। इन आंकड़ों से हमारे देश में संचार की भूमिका के बारे में 2 नतीजे सामने आते हैं। पहला, संचार के सब साधन आर्थिक विकास में लोगों, विशेष तौर पर साधनहीन लोगों के रहन सहन में सुधार में तथा राष्ट्रीय आय और उत्पादन बढ़ाने में लगा दिए जाने चाहिए। दूसरा, चूंकि बड़ी संख्या में लोग अनपढ़ हैं, इसलिए उन तक पहुंचने के लिए छपी हुई सामग्री के अलावा संचार के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। इन कारणों से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास योजनाबद्ध तरीके से करने का रास्ता चुना। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य मोटे तौर पर खेती और उद्योग के विकास की गति तेज करना है, ताकि राष्ट्रीय संसाधनों का लाभ संपूर्ण जनता को प्राप्त हो सके, न कि पहले से धनी लोग और धनी बन जाएं। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में ही संचार की भूमिका के महत्व पर जोर दिया गया था। 8वें अध्याय राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक सहयोग में कहा गया था कि योजना की प्राथमिकताओं को समझते हुए हर आदमी को पूरे देश के व्यापक हित से अपनी भूमिका जोड़ सकेगा। इसलिए खास तौर से सृजनशील लेखकों और कलाकारों की मदद से लोगों को उनकी भाषाओं तथा उनकी समझ में आने वाले संदेशों से योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचानी है। इसके लिए संचार के सभी उपलब्ध तरीकों का विकास करना होगा और रेडियो, फिल्म, गीत तथा नाटक के अलावा लिखित और बोले गए शब्दों के जरिए लोगों तक पहुंचना होगा। इस संदर्भ में संचार के 2 मुख्य साधन आकाशवाणी और दूरदर्शन सामने आते हैं। इनकी पहुंच अनपढ़ वर्ग में भी है और बहुत बड़ी आबादी पर इनका असर है। आकाशवाणी के प्रसारण लगभग 95% और दूरदर्शन के प्रसारण लगभग 70% लोग तक पहुंच सकते हैं, मगर ये साधन इस दृष्टि से सीमित रह जाते हैं कि इनका लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास रेडियो या टेलीविज़न सेट है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत और भी संचार की व्यवस्थाएं हैं। इनमें फिल्म प्रभाग और क्षेत्र प्रचार निदेशालय नामक 2 संगठन भी शामिल हैं। ये संगठन भी दूर दराज के इलाकों में बड़ी आबादी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की अमल में जनता की भागीदारी पाने, उनकी जानकारी का दायरा बढ़ाने और विकास तथा उनकी समस्याओं के प्रति देश की क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना। राज्य सरकारों के पास अपने अपने विस्तार सेवा और क्षेत्र प्रचार विभाग हैं, जो लोगों को अपने क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की सूचना देते हैं तथा उनमें लोगों को सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संचार माध्यमों और प्रयत्नों की तुलना नहीं करनी है। मुद्दे की बात यह है कि आज़ादी के बाद इस देश में आर्थिक विकास में संचार की भूमिका को मान्यता दी जा चुकी है। यह भी महसूस किया गया है कि एक से ज़्यादा संचार माध्यमों जैसे रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारणों के साथ साथ वीडियो, टेप, कैसेटों, स्लाइडों, फिल्मों, पुस्तकों और एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ बातचीत का इस्तेमाल करने से आर्थिक विकास में मदद मिल सकती है। 25.4.2 संचार की राजनैतिक भूमिका। राजनैतिक और सामाजिक चेतना जगाने में संचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान
हमारे नेता जनता से सीधे बातचीत करते थे। उनकी पहुंच ऑल इंडिया रेडियो तक नहीं थी। इस पर अंग्रेज सरकार का एकाधिकार था, जो कि दरअसल आज़ादी की लड़ाई को दबाने और कम करके आंकने की कोशिश में थी। दूरदर्शन तब तक था ही नहीं। अखबारों में विविध प्रकार की रिपोर्टिंग होती थी। केवल कुछ ही ऐसे दैनिक थे जो तत्कालीन सरकार का विरोध करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद तिरंगे, चरखा और देशभक्ति के गीतों के इस्तेमाल के अतिरिक्त परस्पर संप्रेषण और आम सभाओं के द्वारा हमारे नेता देश भर के लोगों में जागरूकता पैदा कर पाने में सफल हुए। बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करना तथा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण इस समय बहुत बढ़ गया। आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने और बड़े बड़े त्याग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में ये तरीके सबसे अधिक कारगर साबित हुए। आज़ादी के बाद हमने वयस्कों को मताधिकार देने का सिद्धांत माना। अब स्थानीय संस्थाओं, विधानसभा और लोकसभा के लिए मतदान का अधिकार हर वयस्क को प्राप्त है। इस तरह हर आदमी नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करने वाली इन संस्थाओं के लिए जनता के प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यही संस्थाएं कानून भी बनाती हैं। राज्य अथवा केंद्र की सरकारों को अपने सभी कार्यक्रम अथवा कानून इन्हीं सदनों से पारित करवाना होता है। चुनाव में हर वयस्क आदमी यह निर्णय कर सकता है कि वह वोट किसे देगा। वह किसी भी पार्टी अथवा स्वतंत्र उम्मीदवार के पक्ष में मत डाल सकता है। विभिन्न पार्टियां और व्यक्तिगत उम्मीदवार चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अधिकांश महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार लोगों को बताते हैं। वे लोगों से अनेक वायदे भी करते हैं। यह सब मिलकर एक राजनीतिक संचार बनता है और जिससे मतदाता को चुनाव करने में सुविधा होती है। इससे संबंधित विचार करने योग्य दो प्रश्न हैं। राजनीतिक संचार को कहाँ तक और किस प्रकार प्रभावित करती है? संचार किस तरह और कहाँ तक राजनीति को प्रभावित करती है? हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। इस अधिकार का थोड़ा सा इस्तेमाल हम जन संचार माध्यमों द्वारा कर सकते हैं। यह देखना निश्चय ही जरूरी है कि इससे देश का कोई कानून भंग न होता हो। अखबारों और पत्रिकाओं पर निजी स्वामित्व होता है, यानी वे सरकार के अधिकार में नहीं होते। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होने के बावजूद एक स्वतंत्र संहिता द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसके अनुसार उन्हें राजनीतिक मुद्दों पर वस्तुपरक और निष्पक्ष रवैया अपनाना होता है। 1977 के बाद से इन दोनों संचार माध्यमों पर हर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के दौरान बराबर समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार काल के बाद भी सरकार इस माध्यमों का राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल कर सकती है, किसी राजनीतिक दल के प्रचार के लिए नहीं। इस तरह लोगों को सूचना देने और उनमें चेतना जगाने के क्षेत्र में संचार की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका है, ताकि लोग राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। वास्तव में यह कहना सही होगा कि प्रजातंत्र और संचार, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति और वाद विवाद की स्वतंत्रता, एक दूसरे से संबंधित है। बंधनहीन अभिव्यक्ति के अभाव में प्रजातंत्र नहीं चल सकता। 25.4.3 संचार की सामाजिक भूमिका। संचार की सामाजिक भूमिका उसकी राजनीतिक और आर्थिक भूमिका के बाद आती है। हमने अपने देश में संचार माध्यमों द्वारा बदलाव लाने की बात अक्सर की है। सामाजिक बदलाव का अर्थ क्या है, इसकी कोई सुनिश्चित परिभाषा देना तो कठिन है, लेकिन यहाँ एक साधारण कथन ही काफ़ी होगा। हमारे देश में लोगों की राय में बहुत असमानता है। एक बहुत ही छोटा वर्ग पैसे वाला है, जबकि बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं। इसलिए हमारी नीति केवल कृषि के विकास और औद्योगिकरण की नहीं है, बल्कि इसमें हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रावधान है। इस तरह हमारा ध्येय सामाजिक न्याय के साथ विकास करना है। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और जिनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं। बीते समय में हम सभी एक ऐसी औपनिवेशिक सरकार के राज्य में अपने अधिकारों से वंचित थे, जो हमारे लोगों को अपनी समस्याओं के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने के लिए प्रोत्साहित करती थी। अब हमारी नीति सभी संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों को विकसित करने और उन्हें एक दूसरे के निकट लाने की है।
इससे हमारा देश मजबूत होगा और राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, जिससे हमें एक बेहतर भविष्य के लिए काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव लाने होंगे। हम अनेकता में एकता की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष हो, जहां धर्म विभक्त न करे और जहां सरकार के निर्णय भावुक या किसी एक के समर्थन में न होकर विवेक संगत हों। प्रजातंत्र में जनता की प्रभुसत्ता होती है, जहां हमें आगे बढ़ने के लिए लोगों को कुछ विचारों तथा कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसलिए सामाजिक बदलाव लाने के लिए संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संचार की सामाजिक भूमिका है कि वह उन अलग अलग वर्गों में जिनके वास्तविक लक्ष्य एक हैं, आपसी समझ बढ़ाने का कार्य करे। वास्तव में इस देश में संचार माध्यमों के सामने यही बड़ी चुनौती है। सामाजिक संदर्भ में भी संचार से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह लोगों के तात्कालिक हितों और प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं के लिए काम करे। लोगों को उनके उन अधिकारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए जो देश के कानून के तहत उन्हें मिले हैं। देश का नागरिक होने से लोगों को बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन यदि उन्हें इनकी जानकारी ही नहीं होगी तो वे अपने अधिकार किस तरह मांगेंगे। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। हाल ही में जिले के कुछ चुने हुए ग्रामीण इलाकों में एक सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण यह पता करने के लिए था कि कृषि मजदूरों को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं कि उनके लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी का प्रावधान है। सर्वेक्षणकर्ता बहुत से ऐसे गांवों में गए जहां मजदूर फसल काटने के काम में लगे थे। इनमें से अधिकांश मजदूर वे थे जो फसल के मौसम में काम ढूंढने उत्तर प्रदेश और राजस्थान से साल दर साल पंजाब आते हैं। सर्वेक्षणकर्ताओं को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इनमें शायद ही किसी मजदूर को यह जानकारी थी कि वे कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की मांग कर सकते हैं। यह जानकारी उन तक पहुंची ही नहीं थी। स्पष्ट है कि इनके पास यह जानकारी न होने से कुछ लोगों को फायदा पहुंचता है। वास्तव में उन्हें जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी उससे बहुत कम दी जा रही थी। ये मजदूर अधिकतर अशिक्षित थे और रेडियो से जानकारी हासिल करने का उनके पास कोई जरिया नहीं था। इसके अलावा जब वे रेडियो सुनते भी थे तो उस समय इस तरह की जानकारी प्रसारित नहीं हो रही होती थी। इसके परिणाम स्वरूप उनका सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण होता था। जब पंजाब जैसे प्रदेश में यह हालत थी जो कि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक समृद्ध है और जहां संचार तंत्र काफ़ी संतोषजनक है, तो आप कल्पना कीजिए कि पिछड़े हुए तथा दूर बसे हुए राज्यों में अज्ञान का क्या स्तर होगा। शहरी इलाकों में भी सूचना की कमी से नागरिक अपने सामाजिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। समुदाय के कई वर्गों जैसे महिलाओं को दूसरों के मुकाबले में अपने अधिकारों के बारे में अक्सर कम जानकारी होती है। तलाक या पति से अलग रहने से संबंधित अधिकारों पर विस्तृत चर्चा होने के बावजूद वास्तव में कितनी ही ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं जिन्हें अपने अधिकारों या दायित्वों की जानकारी होती है। इस विषय पर ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसलिए हमारे देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में संचार की भूमिका को हमारे आर्थिक विकास की स्थिति तथा सामाजिक पृथकताओं और असमानताओं की तुलना में देखा जाना चाहिए। संचार तंत्र को राजनीतिक शिक्षा पर भी बल देना होगा, जिससे वे सिद्धांत मजबूत हो सकें जिन पर हमारे प्रजातंत्र का ढांचा खड़ा है। कुल मिलाकर संचार माध्यमों की वे चाहे सरकार के नियंत्रण में हो या निजी स्वामित्व के, एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है। 25.4.4 20 सूत्री कार्यक्रम और संचार। हमने जो ऊपर चर्चा की है उसे देखते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कार्यक्रमों के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 20 सूत्री कार्यक्रम पर नज़र डालना लाभकारी होगा, जो संक्षिप्त रूप में हाशिए में दिए गए हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास पर जोर देने के अतिरिक्त अल्पसंख्यक गुटों की, जिनमें महिलाएं, बच्चे या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी आते हैं, सामाजिक आवश्यकताएं भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार विसूत्री कार्यक्रम को लागू करने में संचार एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों को इसके बारे में जानकारी देना और उन्हें प्रेरित करना जरूरी है। 25.5 शिक्षा के प्रसार में संचार की भूमिका। ज्ञान और सूचना का प्रसार शिक्षा का पहला कदम है जो केवल संचार द्वारा ही संभव है। यह प्रसार कक्षा में, फैक्ट्री में, कार्यगोष्ठी में या सामूहिक चर्चा द्वारा किया जा सकता है। संचारण के द्वारा ही ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या समुदाय को दिया जा सकता है। किसी काम को करने की तकनीक या कौशल सिखाने के लिए इसी प्रक्रिया से प्रशिक्षण दिया जाता है। टेलीविजन, रेडियो, फिल्में, स्लाइड, चार्ट, चित्र आदि संचार माध्यमों का उपलब्ध होना ज्ञान के प्रसार व कौशल सिखाने के कार्य में शिक्षकों और पुस्तकों का पूरक है। टेलीविजन, फिल्म और वीडियो जैसे संचार माध्यम जिनमें दृश्य और श्रव्य दोनों तत्व होते हैं, लोगों पर प्रभाव डालने के साथ साथ उनमें समझ पैदा कर सकते हैं। इनका इच्छित समय में कक्षाओं में उपयोग कभी कभी संभव नहीं हो पाता। वीडियो स्क्रीन या टीवी सेट पर चलती फिरती तस्वीर द्वारा विषय को प्रस्तुत करने की क्षमता के कारण इन संचार माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ गया है। 25.5.1 संचार माध्यम और शिक्षा का वातावरण। संचार माध्यमों के क्षेत्र में हुए कुछ नए तकनीकी विकासों ने नए आयाम पैदा किए हैं और इसके अतिरिक्त शिक्षा की सहायता एवं प्रसार के लिए संचार माध्यमों के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने एक नए शिक्षा का वातावरण भी तैयार कर दिया है, जिसमें युवा और प्रौढ़ दोनों किसी भी समय अध्ययन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इससे बौद्धिक विकास के नए अवसर पैदा हुए हैं। संचार माध्यमों ने साधनहीन लोगों, महिलाओं और बच्चों के हित में ज्ञान का प्रसार किया है। हो सकता है यह वर्ग औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल या कॉलेज में प्रवेश न ले सकते हों, लेकिन सामुदायिक केंद्रों आदि में लगे टेलीविज़न या रेडियो तक उनकी पहुंच हो सकती है। इस तरह संचार माध्यमों द्वारा एक ऐसा वातावरण बना है जिसमें व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले मनुष्य के नए व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। इसकी वजह साधारण सी है, सूचना और शिक्षा के स्रोत इतने बड़े हैं कि अब बड़ी संख्या में लोगों को अनेक विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। 25.5.2 संचार माध्यम और दूर शिक्षा। दूर शिक्षा में संचार माध्यमों की भूमिका का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इसका अर्थ दूर से शिक्षा देना है। व्यक्तिगत संपर्क के अतिरिक्त पत्राचार, रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन जैसे दृश्य श्रव्य सहायक उपकरणों द्वारा शिक्षा दी जाती है। विश्वविद्यालयों में समान उम्र के लोगों को दाखिला दिया जाता है, जिसमें एक निर्धारित समय सारणी होती है और जो परिसर की भौगोलिक स्थिति से बंधा होता है। इसकी तुलना में मुक्त विश्वविद्यालय नौकरी के साथ साथ या घर पर रहकर काम करने के साथ साथ पढ़ने के इच्छुक हर तरह के छात्रों को, वे चाहे किसी आयु वर्ग के हों या फिर विभिन्न स्थानों पर, यहाँ तक कि बहुत दूर स्थित जगहों के रहने वाले हों, शिक्षा प्रदान कर सकता है। इसके द्वारा अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जा सकते हैं। एक जैसे पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर पढ़ने वालों में सीखने की गति भी अलग अलग होगी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरे देश के एक उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में की गई है। इस विश्वविद्यालय का ध्येय उन लोगों को शिक्षा देना है जिन्हें बहुत दूर दराज के इलाकों या ग्रामीण इलाकों में रहने के कारण या आर्थिक दबावों और पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसी कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिल सका। दृश्य श्रव्य उपकरण या पुस्तकालय की सुविधा देने वाले अध्ययन केंद्र इस विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण अंग हैं। यहाँ छात्र अपनी शैक्षिक परामर्शदाता से मिलकर अपनी कठिनाइयों पर चर्चा कर सकता है। दूर शिक्षण में रेडियो तथा दूरदर्शन का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। 25.5.3 रेडियो और टेलीविज़न से पाठों का प्रसारण। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आकाशवाणी और दूरदर्शन ने कक्षाओं में शिक्षण का सहयोग करके शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुपूरक भूमिका अदा की है। इन्होंने विशेषकर स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम पर आधारित पाठों के प्रसारण में प्रयोग किए हैं।
दूरदर्शन ने बुनियादी रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए शिक्षा में अभिवृद्धि करने के कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हुआ और कक्षा शिक्षण में भी पूरक भूमिका अदा की है। यह कार्यक्रम कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठों से सीधे संबद्ध नहीं होते, लेकिन इनका योगदान कम नहीं है। कॉलेज के छात्रों के अतिरिक्त आम जनता भी इन कार्यक्रमों से लाभ उठा सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित यह प्रयोग उच्च शिक्षा में बहुत लाभदायक रहा है। चूँकि एक केंद्र से प्रसारित होने वाले टीवी कार्यक्रम पूरे देश में नहीं देखे जा सकते, इसलिए विशेष उपकरण वाले उपग्रह की सहायता से इन्हें देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। आकाशवाणी के 74 केंद्रों से शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। कुल मिलाकर बोले जाने वाले कार्यक्रमों का 8% समय शैक्षिक प्रसारण को दिया जाता है। शिक्षा में हर स्तर पर टेलीविज़न रेडियो से अधिक प्रभावी है। इस माध्यम में भले ही छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न नहीं कर पाते, लेकिन वे उसे देख पाते हैं। इसलिए इस माध्यम के अनुसार बनाए गए दूरदर्शन कार्यक्रमों में प्रश्नों का अंदाज़ा पहले से ही लगाकर उनके उत्तर देने का प्रयत्न होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रयोग करके दिखाने, मॉडल और तस्वीर दिखाने की संभावना टेलीविज़न में ही है। इस तरह दूरदर्शन शिक्षा के लिए एक बहुत प्रभावी माध्यम है। दूरदर्शन ने 1961 में दिल्ली के स्कूली छात्रों के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ तैयार करके शुरुआत की थी। शुरू में इसका उद्देश्य शिक्षण का स्तर बढ़ाना था, विशेषकर विज्ञान के विषयों में, क्योंकि उस समय दिल्ली तक में सभी स्कूलों के पास प्रयोगशालाएं, उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे। उसके बाद से शैक्षिक कार्यक्रम चाहे बच्चों के लिए हों या प्रौढ़ों के लिए या अन्य समूहों जैसे किसानों के लिए हों, दूरदर्शन के नियमित कार्यक्रम बन गए हैं। यह देखा गया है कि आकाशवाणी या दूरदर्शन के कार्यक्रम न केवल प्रत्यक्ष शिक्षा देते हैं, वह सामान्य जन चेतना विकसित करते हैं, बल्कि वे छात्रों में अधिक जानकारी पाने की इच्छा भी जगाते हैं और कक्षाओं में बेहतर वातावरण बनाते हैं। इस तरह इनकी शैक्षिक भूमिका का महत्व दोगुना हो जाता है। 25.5.4 आगामी योजनाओं में शिक्षा और संचार माध्यम, पाठ्यक्रम या ज्ञान संवर्धन से संबंधित शिक्षा के लिए संचार माध्यमों की सहायता की आवश्यकता पर बल देते हुए 1986 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा उससे संबंधित कार्यवाही का कार्यक्रम अर्थात प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो के अधिकतम इस्तेमाल की बात कही है। नीचे इसके कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। सभी मुख्य भाषाओं के क्षेत्रों में स्कूली बच्चों, अशिक्षित प्रौढ़ों, महिलाओं, पिछड़ी जातियों व जनजातियों आदि के लिए दूरदर्शन व रेडियो पर अधिकतम शैक्षिक कार्यक्रम दिए जाएं। दूसरा, चुने हुए कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाएं। तीसरा, विभिन्न समूहों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए दूरदर्शन पर एक अलग चैनल का प्रबंध किया जाए। तीसरा, लंबे समय के लिए शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए समर्पित एक उपग्रह तंत्र बनाया जाए। पांचवा, सभी प्राथमिक प्राइमरी स्कूलों में रेडियो और टेलीविज़न सेट उपलब्ध कराए जाएं। और छठा, शैक्षणिक सूचना का राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाए। 25.6 सांस्कृतिक बोध में संचार की भूमिका। संस्कृति को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में संचार माध्यम दो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में सहायक हो सकते हैं। पहला, रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न जैसे संचार माध्यम हमारी विभिन्न संस्कृतियों के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, उनमें जागरूकता पैदा कर सकते हैं और इन संस्कृतियों की विशिष्टताएं समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह विशिष्टताएं कलात्मक रूपों जैसे संगीत, नृत्य या साहित्य की हो सकती है या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के इतिहास या मिथकों की जानकारी हो सकती है। सांस्कृतिक विरासत को विशेष रूप से जानने के लिए परंपराओं तथा वर्जनाओं को
पूरी तरह से समझना होगा। दूसरा, संस्कृति के बारे में जानकारी देने के अतिरिक्त माध्यम का प्रयोग संस्कृति का संरक्षण करने में भी किया जा सकता है। अपनी संस्कृति पर गर्व करना आज लोगों को एक दूसरे के समीप रखने का महत्वपूर्ण कारक बन गया है। यह एक छोटे समुदाय जैसे समान अभिवृत्तियों, रीति रिवाजों और त्योहारों वाली किसी जनजाति में भी हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक बंधनों और समान जीवन मूल्यों द्वारा भी हो सकता है। संचार माध्यमों के प्रयोग से लोगों में इस देश का निवासी होने की राष्ट्रीय भावना पैदा की जा सकती है। इस तरह संस्कृति की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। 25.6.1 संचार माध्यम, धर्म, भाषा एवं संस्कृति। हमारा समाज एक बहुभाषाई और बहुधर्मी समाज है। काफ़ी हद तक भारत के राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। हमारे देश की सांस्कृतिक अनेकता को इस पृष्ठभूमि में समझना आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र या भाषा की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। इनमें से कुछ तो एकदम स्पष्ट हैं, यानी उनके कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। हमारी कई साहित्यिक परंपराएं और त्यौहार इस श्रेणी में आते हैं। पूरे भारत में विभिन्न त्योहारों को एक में पिरोने वाला एक अदृश्य सूत्र जरूर हो सकता है, परंतु अनेक तरीकों में यह क्षेत्रीय या सामाजिक होते हैं। हमारी अनेक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां धार्मिक विश्वासों से भी पैदा होती हैं। हालांकि धर्म अलग अलग होते हैं, फिर भी एक साझे वातावरण में सदियों साथ रहने के कारण यह सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां भी एक दूसरे से प्रभावित हुई हैं। फलसफे के स्तर पर सभी धर्म मानवीयता, सहिष्णुता, न्याय तथा अन्य सभ्य जीवन मूल्यों की बात करते हैं। इसलिए इसके बावजूद कि यहाँ वहाँ कुछ धार्मिक समुदाय विरोध और झगड़े का रास्ता अपनाते हैं, फिर भी धार्मिक विभिन्नताएं और एक दूसरे के प्रति सद्भाव हमारी मिलीजुली संस्कृति और परंपरा का अंग है। इसलिए संचार माध्यमों को, जो कि दूर दूर तक, यहाँ तक कि लोगों के दिलों तक सूचना ले जाने की शक्ति रखते हैं, भारत की एकता और विकास में एक अनूठी भूमिका निभानी है। 25.6.2 संस्कृति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संचार माध्यम। इतिहास और निरंतर अंतःक्रिया के कारण हमारे गहन मूल्य समान हैं। इसके अतिरिक्त सभी वर्गों के व्यक्तियों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान दिया है उस पर जोर देना आवश्यक है। गांधी जी के नेतृत्व में हर धर्म के और देश के हर हिस्से से आने वाले लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। गांधी जी स्वयं एक अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे, परंतु वे राष्ट्र के प्रति विश्वास और सहिष्णुता के प्रतीक थे। वास्तव में वे हमारी मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की परिकल्पना की थी। उनकी परिकल्पना में तमाम सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक विभिन्नताओं के साथ भारत की जनता को अपने व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्र के कार्यों के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना था। संचार माध्यमों का एक महत्वपूर्ण योगदान एक दूसरे के विश्वासों के बारे में जानकारी देना और एक ऐसी मनोदशा बनाना है जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हो, बल्कि वस्तुपरक हो, जो दकियानुसी न होकर बुद्धिपरक हो, जो कठोर और धर्मांध न हो, बल्कि जिसमें खुलापन हो। 25.6.3 संचार माध्यम और सामान्य सांस्कृतिक जागरूकता। संचार माध्यम देश के विभिन्न क्षेत्रीय सामाजिक समूहों के बारे में ज्ञान बढ़ाने और उनके बीच संयोजन करने का कार्य कैसे करते हैं। आज भी कई क्षेत्रों में लोग एक दूसरे के बारे में संचार माध्यमों द्वारा ही जानकारी पाते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर घाटी पहाड़ों से घिरी है। यह बाकी देश से केवल वायु मार्ग या सड़क परिवहन द्वारा ही जुड़ी हुई है। अभी तक यहाँ रेल परिवहन व्यवस्था नहीं है। भौगोलिक एकांकीपन और रेल परिवहन के अभाव के अतिरिक्त जलवायु संबंधी कारणों से कश्मीर के लोग अक्सर घाटी से बाहर सफ़र नहीं करते। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि देश के दूसरे क्षेत्रों के बारे में उनकी और दूसरे क्षेत्रों के लोगों को कश्मीर के लोगों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रही है। लेकिन 7वें दशक के शुरू में घाटी में टेलीविज़न के आ जाने से बहुत फर्क पड़ गया है। अब
कश्मीर के लोग देश के सभी क्षेत्रों के नज़ारे देख सकते हैं और सभी लोगों की संस्कृतियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसलिए यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों ने भारत की पूर्णता की कल्पना करने में कश्मीर घाटी के लोगों की सहायता की है। यही देश के अनेक दूर दराज इलाकों में अलग थलग समुदायों में रहने वाले लोगों के लिए भी सही है। 25.6.4 मिलीजुली संस्कृति का विकास। आकाशवाणी, दूरदर्शन और फिल्में सभी राष्ट्रीय चेतना की प्रक्रिया तेज करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रसारण माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन पर संगीत, नृत्य और नाटक के राष्ट्रीय कार्यक्रम, मिलीजुली संस्कृति की संकल्पना और विभिन्न क्षेत्रों के बीच साहित्यिक व कलात्मक रूपों के विनिमय में सहायता देते हैं। मिलीजुली संस्कृति के विकास में संचार माध्यमों का प्रभाव सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण कारक है। 25.7 सारांश। इस इकाई में आपने सूचना और संचार के महत्व, विशेषकर संचार माध्यमों की निम्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा। सूचना देना और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चेतना पैदा करना, शिक्षा के अवसर बढ़ाना, एक शैक्षिक वातावरण पैदा करना तथा शिक्षा को और अर्थपूर्ण बनाना, आपसी समझ और एक दूसरे की संस्कृति का आदर, जिससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की मिलीजुली संस्कृति बने। फ्रेंड्स, यहाँ होता है चैप्टर समाप्त। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को आप देख सकते हैं, जैसे संचार माध्यम देश के नागरिक होने की भावना और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा कर सकते हैं। इनके ऊपर आप कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। एक दूसरे की संस्कृति को समझकर उसका आदर करके हम एक मिलीजुली संस्कृति विकसित करते हैं, इस पे भी आप कुछ टिप्पणियाँ डाल सकते हैं। सांस्कृतिक अलगाव से पूर्वाग्रह पैदा होते हैं, इस पर भी आप अपनी टिप्पणी डाल सकते हैं। और सामाजिक ढांचे में संचार के क्या कार्य हैं, शिक्षा में आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका बताइए। इस प्रकार के सभी बोध प्रश्नों को आप अपने नोटशीट में तैयार करें। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि प्रजातंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्वापेक्षित है, इस पर आप अपनी टिप्पणी लिखें। राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों की सूचना की आवश्यकता होती है, इस पर टिप्पणी करें। संचार में जनसंपर्क का अपना स्थान है, इस पर टिप्पणी करें। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आपके प्रश्न हो सकते हैं और इन प्रश्नों को आप अपने नोटशीट में आंसर शीट तैयार करें। इस लेक्चर के माध्यम से आपको बहुत मदद मिलेगी और इस आंसर शीट को बनाने में कुछ भी कोताही न बरतें, पूर्ण रूप से इस पर आप मेहनत करें। लेक्चर को सुने तो लेक्चर को जब 2 बार सुनेंगे, जब नोटशीट तैयार करेंगे तो आपकी नोट्स बनाने में ही आपकी 90% तैयारी हो जाएगी और 10% फिर जब नोटशीट को दोबारा पढ़ेंगे तो वो तैयारी हो जाएगी। मतलब 100% आपकी तैयारी हो जाएगी और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना कितना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी एक शुभकामना है आपके साथ कि इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठाएं और 100 में 100 मार्क्स ऑब्टेन करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।